नमस्कार। आज हमारे सामने दो बहुत अलग तरह के स्रोत हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है ऑनिक्स स्टॉर्म किताब के कुछ अंश, मतलब ड्रैगन, जादू, युद्ध, एक पूरी काल्पनिक दुनिया, फैंटेसी। हाँ फैंटेसी। और दूसरी तरफ एक यूट्यूब स्क्रिप्ट है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यूल एवर मेक। अच्छा, ये तो पर्सनल डेवलपमेंट वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो एक है कहानी काल्पनिक संघर्ष की, शक्ति की, धोखे की, और दूसरी है असल जिंदगी में खुद को बेहतर बनाने की स्ट्रैटेजी। काफी अलग। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है कि इन दोनों स्रोतों से जो मुख्य आइडियाज निकलते हैं उन्हें समझें और देखें कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है। हाँ, देखें कि क्या शक्ति, चुनाव, विकास, रणनीति जैसे विषयों पर इन अलग दुनियाओं से कोई साझा या शायद हैरान करने वाले दृष्टिकोण मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो पहले ऑनिक्स स्टॉर्म पर आते हैं। ये कहानी, जैसा मैंने कहा, एक जादुई दुनिया में सेट है। नावार नाम का राज्य है, ड्रैगन राइडर्स हैं। हमारी मेन कैरेक्टर वायलेट सोरेंगेल, उसके पास 2 ड्रैगन हैं, लेकिन असली खतरा है वैनिन। वैनिन, ये कौन है? ये बुरी ताकतें हैं, मतलब ये जमीन से जादू खींचकर उसे भ्रष्ट करती हैं, लाइफ को खत्म करना चाहती हैं बेसिकली। ओहो, तो ये विलेन है कहानी के। बिल्कुल। और कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो है वायलेट का प्रेमी ज़ैडन रियोसन। हाँ, उसके साथ क्या होता है? वो खुद को बचाने के लिए वैनिन शक्तियों का इस्तेमाल कर लेता है और फिर धीरे धीरे वो आधा वैनिन बनने लगता है। अरे, मतलब वो भी बुराई की तरफ जाने लगता है। हाँ, उसकी आत्मा जैसे भ्रष्ट होने लगती है और यहीं पर वो शक्ति का स्याह पहलू दिखता है। कैसे ताकत, चाहे अच्छे इरादे से ही क्यों ना ली हो, वो इंसान को अंदर से बदल सकती है। ये तो वाकई एक क्लासिक दुविधा है, शक्ति और उसका करप्शन। फिक्शन में ये कीमत कॉमन है ना? हाँ, और वायलेट अब एक भयानक दुविधा में है, अपने प्यार को बचाए या अपनी दुनिया को। ये तो बहुत मुश्किल चुनाव है। प्रेम बनाम कर्तव्य, व्यक्तिगत भलाई या सबकी भलाई। ज़ैडन का जो स्ट्रगल है वो दिखाता है कि पावर कैसे एक स्लिपरी स्लोप हो सकती है। बिल्कुल। और मामला और भी बिगड़ता है क्योंकि नवारे की जो सदियों पुरानी जादुई दीवारें हैं, वो वॉर्ड्स, हाँ, जो रक्षा करती थी, हाँ, वो कमजोर पड़ रही हैं। वेनिन उन्हें तोड़ रहे हैं, तो खतरा अब सिर्फ बाहर नहीं, घर के दरवाजे तक आ गया है। यानी प्रेशर बढ़ रहा है चारों तरफ से। हाँ, और राज्य के अंदर भी पॉलिटिक्स चल रही है, उथल-पुथल है। इसी बीच वायलेट को लगता है कि शायद कोई रहस्यमयी आयरिड ड्रैगन हैं जो वेनिन को रोकने का रास्ता बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो उन्हें खोजने निकल पड़ती है। ये दिलचस्प है, ज्ञान की तलाश। जैसे किसी बड़ी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए कोई सीक्रेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन। ये आइडिया पर्सनल ग्रोथ से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। जहां हम ज्ञान को आगे बढ़ने का जरिया मानते हैं। हाँ बिल्कुल। और कहानी फिर अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। एक बड़ा युद्ध होता है। वायलेट और उसके साथी, एक बहुत शक्तिशाली वैनिन है थियोफेनी, उससे लड़ते हैं और जीतते हैं। वो जीत तो जाते हैं, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है, बहुत नुकसान होता है। अच्छा। और फिर आता है वो, मतलब एकदम चौंकाने वाला अंत। क्या होता है? वायलेट को होश आता है, लेकिन उसे पिछले करीब 12 घंटे याद ही नहीं है। क्या? पूरी तरह से ब्लैंक? हाँ, पूरी तरह से। उसकी उंगली में शादी की अंगूठी है। वो अचानक टायरेंडोर की डचेस बन चुकी है। शादी की अंगूठी, डचेस, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। कुछ नहीं। ज़ैडन गायब है, कुछ बहुत कीमती ड्रैगन अंडे चोरी हो गए हैं, और सबसे बड़ा झटका, उसे पता चलता है कि किसी बहुत करीबी ने उसे धोखा दिया है। ओह माय गॉड, ये तो जबरदस्त क्लिफ हैंगर है ना? हाँ, ये तो कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा तो यही मेमोरी और आइडेंटिटी का। मतलब अगर वायलेट को याद ही नहीं कि क्या हुआ, तो क्या वो वही इंसान रही? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी यादों पर टिकी होती है? गहरा सवाल है। और वो धोखे वाला एंगल ये दिखाता है कि सबसे बड़ा खतरा कभी कभी बाहर से नहीं, अंदर से आता है, अपने लोगों से। ये कहानी सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, ये अंदरूनी संघर्ष, रिश्तों की उलझन और विश्वास के टूटने की भी कहानी बन जाती है। हाँ, स्रोत भी यही कहते हैं कि कुछ रीडर्स को ये अंत बहुत रोमांचक लगा, पर कुछ को थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा, क्योंकि इतने सारे नए रहस्य खुल गए। समझ आता है। तो चलिए अब इस काल्पनिक दुनिया के गहरे सवालों से निकलकर व्यक्तिगत विकास की तरफ आते हैं। ठीक है। हमारा दूसरा स्रोत, वो यूट्यूब स्क्रिप्ट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। वो शुरू ही इस बात से होती है कि हम स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, पर खुद पर नहीं। हाँ, पर खुद में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं।
जबकि इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट भी है, एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। बहुत मशहूर कोट है ये। मतलब खुद पर किया गया निवेश सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। तो सवाल है ये करें कैसे? स्क्रिप्ट इसके कुछ स्तंभ या पिलर्स बताती है। अच्छा, क्या है वो? पहला है माइंडसेट, मानसिकता। यहाँ ग्रोथ माइंडसेट की बात होती है। हाँ, ये मानना कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं, फिक्स्ड नहीं है। एग्जैक्टली। हर चुनौती एक सीखने का मौका है और हर असफलता सिर्फ एक फीडबैक। स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि सुबह उठकर पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं। इस तरह की सोच, क्या ये एक तरह की मेंटल जादुई दीवार बनाने जैसा है? हाँ, आप कह सकते हैं एक तरह से। ये एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क बनाता है जो आपको बाहरी नेगेटिविटी या खुद के डाउट से बचाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको फेलियर से जल्दी उभरने और लगातार सीखते रहने की हिम्मत देता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है। ये सीखने और बढ़ने का एक नजरिया है, एक एटीट्यूड है। दूसरा स्तंभ है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान। स्क्रिप्ट कहती है आज के दौर में ज्ञान ही असली करेंसी है, असली ताकत है। किताबें पढ़ना, कोर्स करना, पॉडकास्ट सुनना, ये सब आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। सही बात है। यहाँ वो 1% रोज बेहतर बनने वाला आइडिया भी है। मतलब हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करें तो साल के आखिर तक आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। ये 1% वाला आइडिया बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली, क्योंकि ये बड़े डरावने लगने वाले बदलावों को छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ देता है। ये दिखाता है कि ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और ज्ञान हासिल करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे वॉयलेट उस कहानी में जानकारी खोज रही थी, है ना? बिल्कुल। तीसरा है टाइम एंड हैबिट्स, समय और आदतें। ये भी बहुत जरूरी है। कहते हैं समय सबसे कीमती चीज है, उसे सही जगह लगाना जरूरी है। यहाँ जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का जिक्र आता है। हाँ, एटॉमिक हैबिट्स बहुत पॉपुलर किताब है। उसमें एक लाइन है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गिर जाएंगे। हाँ, तो सिस्टम बनाने पर जोर है, आदतें बनाने पर। तो क्या ये सिस्टम हमारी पर्सनल डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा प्रणाली है? शायद हाँ, यही वो जादुई दीवारें हो सकती हैं जिनकी बात हम कर रहे थे। बिल्कुल, यही वो स्ट्रक्चर है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, पर सिस्टम आपकी प्रोग्रेस पक्की करते हैं। अच्छी आदतें जैसे रोज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, अपने दिन को प्लान करना, ये वो ढांचा है जो हमें पटरी पर रखता है, खासकर तब जब मोटिवेशन कम हो। ये हमें बाहरी भटकाओं से और अंदरूनी आलस या टालम-टोल से भी बचाती हैं। जैसे ऑनिक्स स्टॉर्म में जब वो वॉर्ड्स टूटते हैं तो खतरा बढ़ जाता है, वैसे ही अगर हमारे सिस्टम कमजोर हों तो हमारी पर्सनल ग्रोथ रुक सकती है। सही कनेक्शन है। चौथा स्तंभ है फिजिकल एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट, शारीरिक और भावनात्मक निवेश। यानी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, शरीर और मन का ध्यान रखना। एक्सरसाइज, अच्छा खाना, जरूरत पड़े तो सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, और इमोशनल हेल्थ के लिए आभार जताना, पॉजिटिव सोचना और सेल्फ कंपैशन, मतलब खुद पे थोड़ी दया करना। खुद पर दया करना ये बहुत जरूरी है, खासकर जब हम गलतियां करते हैं या पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, ये सब हमारी बुनियाद को मजबूत करते हैं। और पांचवा है नेटवर्किंग एंड एनवायरनमेंट। नेटवर्किंग और आपका माहौल, आसपास के लोग और जगह। हाँ, कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, ऊपर उठाएं, और जो लोग नेगेटिव हैं उनसे दूरी बनानी चाहिए। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। माहौल हमें चुपचाप शेप करता है ना? इसलिए उसे सोच समझकर चुनना एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये थोड़ा थोड़ा ऑनिक्स स्टॉर्म की पॉलिटिक्स, वो गठजोड़ और धोखेबाजी की याद दिलाता है, नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। बिल्कुल, जैसे नवारे में सही साथी चुनना या धोखेबाजों से बचना जरूरी है, वैसे असल जिंदगी में हमारा सोशल और प्रोफेशनल माहौल हमारे विकास पर, हमारी ग्रोथ पर गहरा असर डालता है। सही। नेगेटिव लोग या माहौल हमारी एनर्जी और हमारी क्षमता को वैसे ही खत्म कर सकते हैं जैसे वो वेनिन जमीन को भ्रष्ट करते हैं। तो सोच समझकर अपना सर्कल चुनना ये वाकई एक तरह की सेल्फ डिफेंस और ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। और कुल मिलाकर देखें तो ये स्क्रिप्ट जिस शक्ति की बात करती है वो अंदरूनी शक्ति है। आपका ज्ञान, आपकी मानसिकता, आपकी आदतें, ये ऑनिक्स स्टॉर्म की बाहरी खतरनाक भ्रष्ट करने वाली वेनिन शक्ति के बिल्कुल उलट है। आत्मनिवेश से जो शक्ति मिलती है वो परमानेंट होती है। वो स्किल्स, वो माइंडसेट हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो अब
इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक फैंटेसी एपिक और एक पर्सनल डेवलपमेंट गाइड। ऊपर से देखने में तो बहुत अलग है। हाँ, जमीन आसमान का फर्क लगता है। पर गहराई में जाएं तो कुछ दिलचस्प धागे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे दोनों में ही जटिल प्रणालियों को समझना और उनमें काम करना शामिल है। हाँ। है ना? चाहे वो नवार की पॉलिटिक्स और युद्ध के नियम हो, या फिर पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपनी आदतों और टाइम मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना हो। बिल्कुल दोनों में मास्टरी हासिल करने के लिए समझ और रणनीति चाहिए। सही कहा। और दोनों ही शक्ति के नेचर को, पावर को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। ऑनिक स्टॉर्म दिखाती है बाहरी शक्ति जो मोहक है पर खतरनाक भी है, जैसे बेनिन की पावर। हाँ, जबकि सेल्फ हेल्प स्क्रिप्ट फोकस करती है अंदरूनी शक्ति पर, जो धीरे धीरे बनती है ज्ञान से, माइंडसेट से। एक शक्ति आपको करप्ट कर सकती है, दूसरी आपको एम्पावर करती है। क्या बात है। और दोनों में महत्वपूर्ण विकल्प हैं जिनके बड़े परिणाम होते हैं। वायलेट के सामने तो जिंदगी और मौत के फैसले हैं, प्यार और दुनिया के बीच चुनाव है। वही आत्मनिवेश स्क्रिप्ट बताती है कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले, क्या पढ़ना है, किसके साथ समय बिताना है, सुबह जल्दी उठना है या नहीं, ये सब मिलकर हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं। हर चॉइस मैटर करती है। बिल्कुल, हर छोटा कदम जुड़कर बड़ा बनता है। और सहयोगियों और खतरों का थीम भी दोनों में कॉमन है। ऑनिक स्टॉर्म में वफादार दोस्त है, पर आखिर में धोखा भी मिलता है। हाँ, वो क्लिफ हैंगर। हाँ, और सेल्फ हेल्प स्क्रिप्ट सही नेटवर्क बनाने और नेगेटिव असर डालने वाले लोगों या माहौल से बचने की सलाह देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहरी दुनिया से मिलने वाले सपोर्ट और खतरों को पहचानना। अगर हम उस जादुई दीवार यानी वॉर्ड्स वाली बात पर वापस जाएं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑनिक स्टॉर्म में ये बाहरी सुरक्षा है जो टूट रही है, कमजोर पड़ रही है? हाँ, ऐसा लगता है। जबकि सेल्फ हेल्प स्क्रिप्ट हमें अंदरूनी दीवारें बनाने को कह रही है, मजबूत आदतें, पॉजिटिव माइंडसेट, ताकि हम अंदर से सुरक्षित रहें। ये एक बेहतरीन नजरिया है। बिल्कुल, बाहरी दीवारें कमजोर पड़ सकती हैं, टूट सकती हैं, जैसा कहानी में होता है, लेकिन जो अंदरूनी दीवारें या सिस्टम हम आत्मनिवेश के जरिए बनाते हैं, वो ज्यादा टिकाऊ होती हैं और हमारे कंट्रोल में होती हैं। वो हमें न सिर्फ बाहरी चुनौतियों से बचाती हैं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियों और भटकावों से भी बचाती हैं। और वायलेट की याददाश्त खोना और पहचान का सवाल, वो आत्मनिवेश से कैसे जुड़ता है? देखिए, आत्मनिवेश भी तो अपनी पहचान को एक्टिवली गढ़ने का, शेप करने का एक प्रोसेस है। ये सिर्फ स्किल बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये तय करना भी है कि आप कौन बनना चाहते हैं। वायलेट की याददाश्त खोने से उसकी पहचान पर सवाल उठता है, ये सच है, लेकिन शायद उसके आगे के कर्म और उसके बनाए हुए रिश्ते उसकी पहचान को फिर से डिफाइन करेंगे। अच्छा पॉइंट है। उसी तरह हमारा आत्मनिवेश हमारे अतीत से ज्यादा हमारे भविष्य की पहचान को आकार देता है। ये हमें अपनी कहानी का लेखक बनाता है एक तरह से। तो हमने देखा कि कैसे एक फैंटेसी कहानी के बड़े बड़े संघर्ष और व्यक्तिगत विकास की रणनीतियां कहीं न कहीं एक दूसरे की झलक दिखा सकती हैं। हाँ, बाहरी चुनौतियां और अंदरूनी विकास कैसे जुड़े हैं। शक्ति के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं और कैसे रणनीति और लगातार कोशिशें जरूरी हैं, चाहे वो काल्पनिक बुराई से लड़ना हो या खुद का बेहतर वर्जन बनाना हो। इन दोनों स्रोतों पर सोचने के बाद एक आखिरी सवाल शायद श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहिए। हाँ, जरूर। अगर ऑनिक स्टॉर्म की दुनिया में वेनिन बाहरी खतरा है जो सब कुछ भ्रष्ट करते हैं, तो हमारे अपने जीवन में असली वेनिन क्या है? मतलब वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं, जैसे कोई नेगेटिव माहौल, बहुत ज्यादा दबाव या गलत सोबत, या फिर वो कौन सी भीतरी आदतें और सोच हैं, जैसे खुद पर शक करना, टालमटोल करना, डर, जो हमारी क्षमता को कम करने या हमारी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और फिर उनसे लड़ने के लिए हमारी सबसे असरदार जादुई दीवारें क्या हो सकती हैं, यानी हमारी सबसे जरूरी आदतें, हमारी मानसिकता, हमारा आत्मनिवेश कौन से हैं जो हमें इन वेनिन से बचा सकते हैं? वाकई ये गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।